मेरा नाम रोशनी है। मेरे बाबा एक मामूली से मज़दूर थे। एक ऐसे मज़दूर जो गांव में खेती बाड़ी किया करते थे। हम जिस गांव में रहते थे, हमारा गांव बहुत पुराना था और हमारे गांव में ज़्यादातर पुरानी सोच रखने वाले लोग ही रहते थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने बचपन से ही देखा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार कि मेरी खुशी की खातिर मेरे गरीब पिता ने सब कुछ किया था। और मेरी माँ जो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती रहती थी, हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखाया करती थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरे माँ बाप का कहना था कि हमारी बेटी ही हमारा बेटा भी है, या भले ही हमारी बेटी है लेकिन हम इसकी परवरिश बिल्कुल बेटों की तरह करेंगे। हमारे गांव में लड़कियों के घर से निकलने पर रोक टोक होती थी, मगर मेरे माँ बाप ने कभी मुझ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं की थी। मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनाए जाते थे। जिस काम में मुझे खुशी मिलती वही काम वो लोग किया करते थे। मेरे घर के आसपास में बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं थे, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया लिखाया था। उन्होंने मेरे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, भले ही वह कम कमाते थे, मगर उन्होंने मुझे शिक्षा दिलवाने के लिए बहुत कुछ किया। मेरे बाबा मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। मेरे बाबा की शुरू से ही चाहत थी कि उनकी एक बेटी हो, और जब भगवान ने मुझे उनको सौंप दिया तो उनका यही सपना था कि उनकी बेटी कामयाब बने, एक आईपीएस ऑफिसर बने और दुनिया में अपना नाम कायम करे। मेरे बाबा ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे जो अपनी बेटियों पर रोक टोक करते, अपनी बेटियों को समाज से छुपा कर रहना सिखाते, बल्कि मेरे बाबा तो ऐसे इंसान हैं जो बेटी को एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो उसको खामोशी से बर्दाश्त मत करो, बल्कि लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। अपने परिवार के साथ मैं बहुत खुश थी। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ आईपीएस ऑफिसर बनना ही समझा था, और जैसे ही मैं बड़ी हुई तो मैंने आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरे इतने समझदार बाबा को ना जाने क्या हो गया था। जैसे ही मैं जवान हुई तो मेरी खूबसूरती देखकर वह बहुत डरने लगे थे। आजकल हमारे समाज में लड़कियों के साथ एसिड अटैक, बलात्कार, शोषण जैसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। बस यही सब देखकर मेरे बाबा डरने लगे थे और उन्हें लगता था कि उनको अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। इसलिए बाबा ने मेरी शादी की बात निकाल दी थी। जब मुझे पता चला कि बाबा तो मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लेकिन अब उनका फ़ैसला बदल गया है। भला वो अपना फ़ैसला कैसे बदल सकते हैं? कैसे वो अपनी बेटी का और अपना सपना तोड़ सकते हैं? मैंने बाबा से इस बारे में बात की तो बाबा कहने लगे कि बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें नहीं पता कि आजकल लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल को भी यह दरिंदे उसे नहीं छोड़ते। मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। भगवान करे तुम्हें ऐसा पति मिले जो शादी के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई जारी रखे। हो सकता है कि तुम्हारा पति तुम्हारा सपना पूरा कर दे। बाबा बड़े उदासी भरे शब्दों में यह बात कह रहे थे। मेरे बाबा को उनकी बातों का जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा, मेरे आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना आपने और मैंने देखा था, मेरे पति ने नहीं। तो फिर वो मेरा सपना क्यों पूरा करेगा? और मान लीजिए मुझे अच्छा पति मिल भी गया तो ज़रूरी तो नहीं कि शादी के बाद वो वही करेगा जैसा मैं कहूँगी। मैंने कहा, बाबा आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बाबा कहने लगे, बेटा, सारी ज़िंदगी मैंने वही किया है जो तुमने कहा है, मगर अब मैं अपनी जवान होती बेटी से डरने लगा हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारे गांव में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, लेकिन बाबा आपने तो मुझे हमेशा सक्षम रहना सिखाया है, तो फिर आज आप क्यों घबरा रहे हो? बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी परवरिश बड़ी मुश्किल से की है, गांव वालों की ढेर सारी बातें सुनी हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया, कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तो शायद ना किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। लोग यही कहेंगे कि सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को बहुत छूट दी, और यह सब उसी झूठ का नतीजा है। मैं अपने बाबा को कितना ही समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर ना जाने उन्हें क्या हो गया था। मैंने अम्मा को भी मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा का भी यही कहना था कि जो तुम्हारे बाबा का फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा। अब मैं भी शादी करने पर मजबूर हो गई थी। मेरे अम्मा बाबा ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। काफ़ी समय तक तो बाबा को मेरे मेल का कोई लड़का नहीं मिला था, लेकिन कुछ समय के बाद मेरे कुछ रिश्तेदारों के जरिए मेरे अम्मा बाबा को एक लड़के के बारे में पता चला था। उन्होंने बताया था कि हमारी रोशनी के लिए रिश्ता है। वो लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, लड़का अच्छा कमाता है। पड़ोस के गांव में उनका बहुत बड़ा घर है, यहाँ तक कि पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत है। लड़का पढ़ा लिखा है, इसलिए तो हमें वही लड़का हमारी रोशनी के लिए समझ में आया था। आप एक बार लड़के पर नज़र डाल लो, लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है, आपको पहले नज़र में ही पसंद आ जाएगा। मेरे अम्मा बाबा ने आपस में सोच विचार किया और कुछ दिनों के बाद वह उस लड़के को देखने के लिए चले गए थे। जब वह लड़के से मिले और उसके परिवार वालों से मिले तो उन्हें लड़का और उसका परिवार बहुत पसंद आया था, और हर हाल में उन्हें यह रिश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा लगा था।
लड़के वालों ने भी हमारे घर आकर मुझे पसंद कर लिया था। मैं भले ही गरीब पिता की बेटी थी, मगर मेरे बाबा ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब तो कर ही दिया था कि मैं आराम से कोई भी नौकरी कर सकती थी। और अभी भी मैंने अपनी IPS की पढ़ाई जारी रखी थी। ये फैसला तो बाबा पर डिपेंड था कि अगर शादी के बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ने नहीं दिया तो मैं अपनी पढ़ाई रोक दूंगी, और अगर मेरे पति ने मुझे पढ़ने की परमिशन दी तो शायद मैं एक IPS ऑफिसर बन सकती हूँ। मेरा रिश्ता राजेश नाम के उस लड़के के साथ तय हो गया था, लेकिन हम दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो यह दिक्कत थी कि लड़के को दहेज में 1 करोड़ रुपए नकद चाहिए थे और दहेज का सारा सामान भी ब्रांडेड चाहिए था। यह सब सुनकर तो हमारे होश उड़ गए थे और मेरी अम्मा बाबा तो सोच विचार में पड़ गए थे, क्योंकि मेरे बाबा का इतना बजट नहीं था। हम तो गरीब लोग थे और वो लोग हमारे बजट से ज़्यादा बातें कर रहे थे। ना तो मेरे बाबा 1 करोड़ रुपए उनके दे सकते थे और ना ही ब्रांडेड दहेज उनको दे सकते थे। मेरे बाबा को तो मामूली सा दहेज देने का इरादा था। ऊपर से उन लोगों की इतनी डिमांड सुनकर मेरे बाबा के होश उड़ गए थे। फिर भी हमारे जो रिश्तेदार बीच में पड़े हुए थे, उन्होंने मेरे ससुराल वालों से आपस में मिलजुल कर बात करने की कोशिश की। फिलहाल दोनों परिवारों के बीच बात तो बन गई थी, मगर मुझसे इतनी ऊंची ऊंची उनकी डिमांड के बारे में मेरे अम्मा बाबा ने छुपाया था। वो लोग मेरे सामने बात नहीं आने देने चाहते थे कि मेरे ससुराल वाले मेरे बाबा से कैश और ब्रांडेड सामान की उम्मीद कर रहे हैं। बाबा बहुत अच्छे से जानते थे कि उनकी बेटी बहुत गुस्से वाली है और अगर उसके सामने यह बात आई तो वह फौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर देगी। मैंने तो अपने घर वालों की मर्जी पर ही अपना सर झुका दिया था। जैसे मेरे माँ बाप चाहते मैं तो वैसा करने के लिए तैयार थी। बाबा ने राजेश के घर वालों से बात की थी कि ब्रांडेड सामान तो हम अपनी बेटी को दहेज में देंगे ही, मगर 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त मुझ जैसे गरीब इंसान से कहाँ हो सकता है। जिस बात पर राजेश के बाबा और उसके बड़े भाई भड़क उठे थे। उन्होंने कहा था, अगर आपने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो ये रिश्ता नहीं होगा। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, हमारी बेटी के लिए तो रिश्ते की लाइन लगी हुई है। हम चाहे तो अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घर में और खूबसूरत लड़की से भी करवा सकते हैं, मगर हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है। आप शरीफ लोग लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि शरीफ लोग हमारी भी शराफत का फ़ायदा उठाएंगे। हमें खाली बेटी देकर ही खुश करना चाहते हैं। आजकल खाली बेटी देने से कौन खुश होता है। आखिरकार हमने अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाई करवाई है। वह सरकारी स्कूल में एक अच्छे पद पर नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। तो क्या उसके ससुराल वाले उसके आगे के कारोबार के लिए उसे 1 करोड़ रुपए कैश नहीं दे सकते? वैसे भी सारी जिंदगी आपकी बेटी ही तो हमारे बेटे की कमाई पर ऐश करेगी, उस पर हमारा क्या फ़ायदा होगा। हम तो आपकी बेटी के फ़ायदे के लिए ही यह बात कर रहे हैं। उनकी इतनी बात सुनने के बाद फिर भी मेरे बाबा ने कहा था कि मैं पैसों का कहीं से भी बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। राजेश तो जैसे जिद पर अड़ गया था। उसने कहा था कि आपको कोशिश नहीं करनी बल्कि कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करना है। लेकिन राजेश मुझ जैसी लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझ जैसी होनहार और खूबसूरत लड़की उसे कभी नहीं मिल सकती थी। मैं IPS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी, तो कुछ बाद में एक IPS ऑफिसर बन भी जाती, और अगर मैं ऑफिसर बन जाती तो मेरी सैलरी भी अच्छी होगी, मैं अकेले ही अच्छा कमाने लगूंगी। यही सब तो राजेश के परिवार वाले सोचने लगे थे। इसी तरह मैनेज करके कैसे भी शादी का बंदोबस्त कर लिया जाए। उसके बाद राजेश के पेरेंट्स ने मेरे अम्मा बाबा से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोगों को जैसा ठीक लगता है आप वैसा ही कीजिए। आप लोग दहेज में जो भी देंगे हम खुद से खुशी रख लेंगे। इसके बाद मेरी और राजेश की शादी की डेट फिक्स हो गई थी, लेकिन मेरे बाबा शादी के लिए बहुत परेशान थे। वो बहुत टेंशन में रहने लगे थे, क्योंकि वो एक मामूली से मजदूर थे। वो इतने पैसे और सामान इंतजाम कहाँ से करते। लेकिन मेरे बाबा के पास एक छोटी सी ज़मीन थी जो हमारे गांव में ही थी, और उसी ज़मीन पर हमारा अनाज वगैरह उगता था, और उसी से जो अनाज होता था वो हम लोग खाया करते थे, और उसी से हमारा गुजारा होता था। मेरे बाबा को अपनी उस ज़मीन को बेचने के अलावा और कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मेरे बाबा ने उस ज़मीन को गिरवी रख दिया था और उसे जो पैसे मिले उसे मेरे लिए ब्रांडेड सामान ख़रीदना शुरू कर दिया था। मेरे बाबा ने थोड़े से कैश का भी इंतज़ाम कर लिया था। बाबा को लगता था कि लड़का सरकारी टीचर है, इसलिए उसे इतना दहेज देना तो नॉर्मल बनता ही है, और अगर उनकी बेटी की शादी राजेश के साथ हो गई तो उनकी बेटी सारी ज़िंदगी अपने पति के साथ ससुराल में बहुत खुश रहेगी। यही सब सोचकर मेरे बाबा ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी थी। मेरे ऐसे बाबा जो अपनी बेटी को हमेशा साहस से लड़ने की और गलत बातों पर आवाज़ उठाने की एडवाइस दिया करते थे, लेकिन अब अपनी बेटी के होते हुए वह खुद भी मजबूर हो गए थे। मैंने तो बाबा को कहा भी था, बाबा आपको क्या ज़रूरत है इतना सब दहेज देने की और ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाने की जो पैसे और दहेज के लालच में मुझसे शादी कर रहा हो। ऐसे तो आप बर्बाद हो जाओगे ना।
ना हमारे पास ज़मीन रहेगी, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ रहेगा। ये शादी नहीं करना चाहती हूँ मैं, किसी और लड़के से शादी कर लूँगी। आपको इतना दहेज देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा मेरी बातों को नहीं मान रहे थे और जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप यही सोचेंगे कि उनकी बेटी की शादी जहाँ भी हो वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। हमारे घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से होने लगी थी और फिर शादी का दिन नज़दीक आ गया था। कुछ दिनों बाद राजेश मेरे घर धूमधाम से बारात लेकर आया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दूल्हे के मंडप में बैठने का समय हुआ तब मेरे होने वाले पति ने मेरे बाबा से कहा कि अभी अपनी बेटी को यहाँ मत बुलाना, मैं आपकी बेटी की मांग में सिंदूर बाद में भरूंगा। पहले मुझे रकम के 1 करोड़ रुपए और सारा सामान देखना है कि आपने ब्रांडेड सामान दिया है या फिर हमें लोकल सामान देने का इरादा है, और मैं रकम के पैसों पर भी एक बार नज़र डालना चाहता हूँ। यह बात सुनकर तो मेरे अम्मा बाबा का चेहरा उदास हो गया था, लेकिन फिर भी बाबा ने दहेज का सारा सामान मेरे ससुराल वालों को दिखा दिया था, मगर 1 करोड़ रुपए की रकम का इंतज़ाम बाबा नहीं कर सके थे। उन्होंने 50 लाख रुपए का इंतज़ाम तो कर लिया था, जो 50 लाख रुपए उन्होंने उनको दे दिए थे। सामान तो मेरे ससुराल वालों की और पति की समझ में आ गया था, मगर पैसों का बंदोबस्त न होने पर मेरा होने वाला पति खुश नहीं था। वो सारे मेहमानों के सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था और कहने लगा था कि आप लोगों से मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए की रकम को कहा था और आप लोग मुझे 50 लाख रुपए क्यों दे रहे हो। इतने कम पैसों से भला मेरा कैसे गुजारा हो सकता है। अम्मा बाबा को तो सारे मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। उसे भरोसा दिला रहे थे कि शादी के बाद हम बाकी के पैसों का भी बंदोबस्त कर लेंगे, मगर राजेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसके इस गुस्से में उसका बड़ा भाई भी उसका साथ दे रहा था। उसके माँ बाप भी लगातार गुस्सा हो रहे थे, मगर इस समय उन्होंने शांत रहना ही ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश की कि बेटा इस समय शांत हो जाओ, लेकिन राजेश तो अपने माँ बाप के शांत होने का इशारा समझ ही ना रहा था। उसके माँ बाप का मकसद था कि जब वो घर में आ जाएगी तो आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी और ऑफिसर बनने के बाद उसे अच्छी खासी सैलरी मिला करेगी और उसका रुतबा भी अलग होगा। लेकिन राजेश का कहना था कि जब तक मुझे 1 करोड़ रुपए की पूरी रकम नहीं मिल जाती तब तक मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अब मामले ज़्यादा बिगड़ने लगा था। शादी का माहौल था, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सभी लोग परेशान हो गए थे, जबकि मैं उस समय कमरे में बैठी दुल्हन की तरह सज रही थी। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे मंडप में जाने के लिए बुलाया जाएगा। बाबा ने राजेश से कहा था कि बेटा जितना मुझसे हो सका मैंने कर लिया, मगर इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और बात सिर्फ सामान और पैसों की नहीं है, तुम हमारी बेटी को भी तो लेकर जा रहे हो। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और वो एक दिन आईपीएस ऑफिसर ज़रूर बनेगी, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है, इस बात का भी तो तुम ध्यान रखो। लेकिन राजेश फिर भी मेरे बाबा की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सारे ही लोग यह तमाशा देख रहे थे। बारात की तरफ के मेहमान और हमारी तरफ के मेहमान भी राजेश को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके अम्मा बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बेटा जो मिल गया है वो मिल गया, अब इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। मगर वो दोनों भाई एक सी जबान बोल रहे थे। वह अपने माँ बाप की बात सुनकर भी शादी करने के लिए राजी नहीं था, बल्कि उसने तो गुस्से में आकर मेरे बाबा के 4-5 थप्पड़ भी मार दी थी। वह अपने आप को कहीं का दबंग समझ रहा था। मेरे अम्मा और बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे बाबा हाथ जोड़कर उसके आगे विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें भला मेरी बेटी का क्या कसूर है। बात अगर पैसों की है तो मैं कुछ महीनों में पैसों का इंतज़ाम करके आप लोगों को पैसे दे दूंगा। इस समय मेरे पास जो मौजूद है उसी के साथ मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इतना सब कुछ हो चुका था, मगर मुझे भनक तक नहीं पड़ी थी। लेकिन अब हंगामा काफ़ी हद तक बढ़ गया था, इसलिए कुछ लड़कियों ने कमरे में आकर मुझे पूरी बात बता दी। और जब मैंने यह बात सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब मुझे पता चला कि मेरा होने वाला पति मेरे बाबा पर हाथ उठा रहा है, तब मैं तुरंत दौड़ते हुए अपने बाबा के पास चली गई थी। मैं जब बाहर आई तो राजेश और उसका भाई मेरे बाबा के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे। मुझे पता चला कि उस बदतमीज ने मेरे बाबा पर हाथ उठाया है, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैं तो उसके सामने डट कर खड़ी हो गई थी और मैंने कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को हाथ लगाने की। मैंने तो उसे और उसके पूरे परिवार को बहुत सारी बातें सुनाई थी, जिस पर मेरे अम्मा बाबा बार बार मुझे अंदर जाने को कह रहे थे। लेकिन मैंने बोल दिया था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बाबा पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मुझे तुम जैसे लालची इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए।
मैंने उसी समय अपने बाबा से कहा, बाबा, जो लड़का इतना दहेज और इतना पैसा लेकर मुझसे शादी करेगा तो इसकी क्या गारंटी है कि वह शादी के बाद मुझे खुश रखेगा। ज़रा सोचिए, अगर मैं शादी के बाद इसके घर में चली भी जाती तो हमेशा ये मुझे ताने दिया करेगा, जलील करता रहेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही मिटा दूँ। मेरी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग परेशान हो गए थे। सभी लोग हैरान हो गए थे और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। राजेश अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसका यही कहना था कि जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो मुझसे शादी नहीं करेगा। दोनों ही परिवार वालों के बीच यह हंगामा लगभग रात के 2 बजे तक चलता रहा था। मैंने अपनी अम्मा बाबा से कह दिया था कि आप लोगों की जिद बहुत हो गई, अब मैं आप लोगों की एक नहीं मानूंगी। अगर ये लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं भी इससे शादी करने के लिए बेचैन नहीं हो रही हूँ। ये यहाँ से जा सकता है। मेरी बात सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आया था और वो अपने पूरे परिवार के साथ और अपनी बारातियों के साथ हमारे घर से वापस चला गया था। हमारे यहाँ जितने भी मेहमान मौजूद थे वो भी यहाँ से चले गए थे। इस तरह मेरी शादी नहीं हो पाई थी और मेरी बारात वापस चली गई थी। मेरे अम्मा बाबा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा रोए थे कि बाबा ने बड़ी मुश्किल से पैसों का बंदोबस्त किया था और जब शादी करने की बारी आई तो मेरी बारात वापस चली गई थी। मैंने उनको तसल्ली दिलाई थी कि आपको तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि आपकी बेटी लालची लोगों के घर जाने से बच गई। मैं उनको तो भले ही तसल्ली दे रही थी लेकिन मैं भी अंदर से टूट गई थी। मेरे बाबा ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी थी और उससे आए हुए पैसों का सामान खरीद लिया था, जिस वजह से सारे सामान का भी नुकसान हो गया था। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली लड़कियों में से नहीं थी। मेरे बाबा ने हमेशा मुझे साहसी बनना सिखाया था। अब जब वो खुद कमज़ोर पड़ गए थे तो मुझे ही कुछ न कुछ करना था। मैंने खुद को हौसला दिया था और फिर कुछ दिनों के बाद ही मैंने आईपीएस ऑफिसर की परीक्षा पास की और फिर स्टेट लेवल पास करने के बाद मुझे पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया था। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मुझे मसूरी और कुछ दिनों के बाद हैदराबाद भेजा गया था। सारी ही ट्रेनिंग पास करने के बाद मुझे आईपीएस ऑफिसर बनने में सफलता मिली थी। हालांकि आईपीएस ऑफिसर बनने का सफ़र मेरे लिए बहुत कड़ा और मुश्किल रहा था, मगर लाख मेहनत और कोशिशों के बावजूद मैं कामयाब हो गई थी। मेरे ब्रांडेड दहेज को मेरे अम्मा बाबा ने अपने गाँव में ही बेच दिया था, क्योंकि हमारे गाँव में उन दिनों एक लड़की की शादी थी और वो सामान कम कीमत पर लड़की वालों ने ख़रीद लिया था। मेरे तो अपने अम्मा बाबा से बोल दिया था कि अब मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि मैं उनको समझा चुकी थी कि आप लोग देख चुके हैं ना मेरी बात ना मानकर, इसलिए मुझे आगे पढ़ने की उन्होंने अनुमति दे दी थी। फिर वो दिन भी आ गया था जब मैं अपना सपना पूरा कर चुकी थी। मेरे घर वाले इस खबर से बहुत खुश हुए थे कि उनकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई। उस दिन मैं अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शायद मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। शायद आप लोग मेरे शब्दों से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जिस इंसान के ऊपर इतना कुछ बीत चुका होता है वो इंसान बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि मुझ पर क्या बीती होगी। मेरे घर वाले सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि आपने अपनी बेटी की शादी राजेश के साथ नहीं की। मेरी कामयाबी के चर्चे अब हमारे पूरे गांव में फैल गए थे। गांव वाले कहते थे कि हमारे गांव की बेटी रोशनी ने अपने गांव का नाम रोशन किया है और यह खबर अब लगभग हर न्यूज़ चैनल और अखबार के जरिए पूरे गाँव में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे प्रदेश में पहुँच चुकी थी। यहाँ तक कि बात राजेश के घर वालों को भी पता चल गई थी कि रोशनी आईपीएस ऑफिसर बन गई है। राजेश के घर वाले तो बहुत पछता रहे थे और साथ ही साथ हैरान भी हो रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि शायद उस दिन अगर हमने अपने बेटे की शादी रोशनी के साथ करवा दी होती तो आज हमारे घर की बहू आईपीएस ऑफिसर होती। अब वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मेरी पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती थी। मैंने अपने माँ बाप के लिए एक बड़ा सा घर अपने ही गाँव में ख़रीद लिया था। अब हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी आसानियाँ आ गई थी और मैं एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थी। लेकिन 2-3 सालों बाद जब मेरी पोस्टिंग अपने ही ज़िले में हुई तो एक दिन मेरे थाने में एक लड़की रोती हुई बहुत बुरी हालात में मेरे पास आई थी। वो रोते रोते मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैडम जी मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। उसको इस तरह रोते हुए देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। पहले तो मैंने उसे अपने सामने तसल्ली से बैठने के लिए कहा और कहा कि रोना बंद करो और बताओ कि क्या बात है। वो कहने लगी कि मैडम जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हो और सबसे बड़ी बात है कि आप एक महिला हो और एक महिला दूसरी महिला की तकलीफ़ को समझ सकती है। मैंने कहा हाँ तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, बताओ क्या बात है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी।
वो कहने लगे कि दरअसल 1 साल से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर पति और एक हैं। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे बाबा गांव के जमींदार हैं। उन्होंने मुझे शादी में बहुत सारा दहेज दिया था और 5 करोड़ रुपए कैश भी दिए थे। ऐसा सिर्फ मेरे ससुराल वालों के कहने पर हुआ था। मेरे पिता के पास इतना था कि उन्होंने दहेज में मुझे मेरे ससुराल वालों की क्रिया के मुताबिक सब कुछ दिया था। मगर मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र अभी 18 साल है। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया हुआ है। इतनी ढेर सारा दहेज और करोड़ों की रकम मिलने के बाद भी उन लोगों का लालच पूरा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा था, लेकिन बाद में मेरी सास और मेरा पति बार बार मुझे मेरे मायके भेज देते और कहते कि अपने पिता से पैसे लेकर आओ। जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे मैं थोड़े थोड़े पैसे अपने पिता से लेकर आती रहती थी, मगर मैंने कभी अपने पिता को यह नहीं बताया था कि पैसे मांगने के लिए मुझे मेरे ससुराल वाले भेजते हैं। लेकिन जब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए और मेरा भाई बचा तो मैं अपने भाई से तो पैसे नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो तो खुद अभी कम उम्र का है और शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। लेकिन पिताजी के मरने के बाद उसने शहर जाकर पढ़ाई करना छोड़ दिया। मेरे ससुराल वालों ने मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा और वह हर दिन मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अपने भाई से जाकर पैसे लेकर आओ, अपने मायके जाकर कीमती सामान लेकर आओ। मैं अपने ही मायके में चोरी करने लगी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे पति मुझे बहुत मारते थे। ससुर और जेठ कहते थे कि हम मेरी बेटी के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो अपने मायके जाकर पैसे लाने ही होंगे। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत तंग आ गई थी। फिर मुझे एक दिन एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे मेरे ससुराल की एक नौकरानी ने बताया था कि आप इन लोगों की इच्छा अनुसार चलती रहा करो, वरना ये आपके साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा बड़ी भाभी के साथ किया था। बड़ी भाभी मतलब मेरी जेठानी, मेरे जेठ की पत्नी। मैंने नौकरानी से पूछा था कि बड़ी भाभी के साथ क्या हुआ था, क्या मेरी जेठ पहले से ही शादीशुदा है? क्योंकि जब मेरा रिश्ता मेरे ससुराल में तय हुआ था तो मेरे पिताजी को बताया गया था कि मेरी जेठानी किसी बीमारी के कारण वश दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन नौकरानी ने मुझे बताया कि वो किसी बीमारी के चलते इस दुनिया से नहीं गई, बल्कि उनको मारा गया था। उसने बताया कि उनको भी इसी तरह पैसे लाने के लिए बार बार कहा जाता था, मगर बड़ी भाभी गरीब घर की थी। उनके पिता ने जैसे तैसे शादी के समय अच्छे दहेज और लाखों रुपए की रकम का बंदोबस्त कर दिया था। वो इतने गरीब थे कि अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करने के लिए उन्होंने अपना घर दांव पर लगा दिया था और फिर उसके बाद वह दर दर की ठोकरें खाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बेटी के ससुराल वालों को दहेज में दे दिया था। मेरी जेठानी के घर वालों के पास शादी के बाद कुछ भी नहीं बचा था। उनके बूढ़े माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। इतने पर भी मेरे ससुराल वाले मेरी जेठानी के साथ मारपीट करते थे। उनसे कहते थे कि अपने माँ बाप से जाकर इतनी रकम लेकर आनी है, मगर मेरी जेठानी अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह घर से पैसे लेने के लिए निकल तो जाती थी, लेकिन वह यह बात जानती थी कि उसके माँ बाप के पास जब कुछ है ही नहीं तो वो पैसे या किसी भी तरह से कुछ नहीं दे सकते। इसलिए वो बेचारी खामोशी से अपने पति की और अपनी सास की मार खाती रहती थी। मेरी सास को जब लगा कि बड़ी बहू तो किसी काम की नहीं रही, इसके माँ बाप के पास भी अब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरी जेठानी की जान ले ली। उन्होंने किचन में जाकर गैस खुली छोड़ दी और घर के बाकी सदस्य बहाने से घर से बाहर चले गए। बड़ी भाभी जब किचन में किसी काम के लिए गई और उन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की तो पूरे घर में आग लग गई और इस तरह उनकी मौत हो गई कि इसी को शब्द भी नहीं हुआ कि उन्हें मेरी सास ने मारा था। लोगों को यही लगा कि सिलेंडर फटने से मेरी जेठानी की मौत हुई है। नौकरानी ने मुझे जब ये सब कुछ बताया था, उसके बाद नौकरानी ने मुझे यह भी बताया था कि मेरे खुद के पति कभी एक जगह रिश्ता तय हुआ था। उन्होंने लड़की वालों से 1 करोड़ रुपए की और ब्रांडेड सामान की मांग की थी, मगर लड़की वाले उनकी मुंह मांगी रकम का बंदोबस्त ना कर सके, इसलिए ये लोग लड़की के दौर से बारात वापस लेकर आ गए थे। फिर मेरी शादी जब इस घर में हुई तब मेरे साथ भी यही सब कुछ होने लगा। नौकरानी की बातों पर मुझे यकीन आ गया था कि ज़रूर इन लोगों ने मेरे जेठानी की जान ली होगी, क्योंकि लोग बहुत लालची लोग हैं और अपने लालच पूरा करने के लिए यह किसी की जान भी ले सकते हैं। मेरे ससुराल वालों का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पूरे 1 साल तक मैंने अपने पति और ससुराल की मार खाने से बचने के लिए उन्होंने जो कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब वो लोग कुछ और चाहते हैं। लोगों की नीयत मेरे पिता की जायदाद पर है। मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे भाई को जान से मारने
मांगने पर उकसा रहे हैं। मेरे पिता के मरने के बाद मेरे पिता की सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरे भाई की हुई और लोगों का कहना है कि तुम अपने भाई को जान से मार दो। तुम्हारा भाई रास्ते से हट जाएगा तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और फिर तुम इस घर में खुशी खुशी रहोगी। हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अपने भाई की जान नहीं ले सकती। इन लोगों का लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं बहुत तंग आ गई हूँ। वो लड़की मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैडम जी, मैं अपने भाई की जान नहीं ले सकती क्योंकि ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेरे भाई की जान लेने पर मेरे ससुराल वालों के लालच कभी अंत नहीं होगा। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। आपसे पहले भी मैं एक पुलिस ऑफिसर के पास अपनी शिकायत लेकर गई थी। वो पुलिस ऑफिसर मेरे ससुराल आया और उसके बजाय मेरे ससुराल वालों को अरेस्ट करने के मेरी ही शिकायत मेरे पति से कर दी। उसके बाद मेरे पति ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा था क्योंकि वो पुलिस वाला उनके हाथों बिका हुआ था। मेरा तो मर्द जात से ही भरोसा उठ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि एक औरत ही औरत की तकलीफ़ को समझ सकती है। इस लड़की की कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। शायद मेरी शादी भी राजेश के साथ हो जाती तो आज इसकी जगह मैं किस्मत को रो रही होती। फिलहाल मैंने इस लड़की से कहा कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ और अपने ससुराल वालों के बारे में सब कुछ बता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। उसने अपने ससुराल वालों की सारी डिटेल मुझे बता दी थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं अपने ससुराल वालों का फ़ोटो लेकर आई हूँ। उसने वो फ़ोटो जब मुझे दिखाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि बेबस लड़की जो मेरे सामने खड़ी हुई थी यह कोई और नहीं बल्कि राजेश की पत्नी थी। वही राजेश जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी और वो बारात लेकर अपने परिवार के साथ वापस चला गया था। अब मुझे समझ आया था कि राजेश और उसके परिवार वाले कितने घटिया लोग हैं। यह लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपना लालच पूरा करते हैं। इन लोगों का धंधा ही ये है। मैंने उस लड़की से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी और कुछ दिनों बाद ही तुम्हारे आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। उस दिन भी वो लड़की अपने घर से बाहर अपने मायके से पैसे लेने के लिए निकली थी। उसके ससुराल वालों को खामोश करवाने के लिए मैंने उसे थोड़े से पैसे दे दिए थे ताकि वह बेचारी अब घर जाए तो उसे मार खानी ना पड़े। उसके घर वालों का कहना था कि तुम अपने भाई को किसी भी तरह हमारे घर बुला लो ताकि हम उसकी जान ले सके और इस काम में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। मगर वो बेचारी लड़की अपने भाई की जान कैसे ले सकती थी, तभी तो मजबूरन उसे मेरी सहायता लेनी पड़ी। मैंने सोच लिया था कि मैं लोगों का भांडा फोड़ कर रहूँगी, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। इसलिए मैंने इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मैंने अपने पुलिसकर्मियों को भेजकर इन लोगों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मुझे पता चला था कि राजेश और उसका परिवार ऐसा ना जाने कितने सालों से कर रहे हैं। उनके यहाँ के मर्द कोई काम धंधा तो कतई नहीं, बस इसी तरह से इन्होंने पैसे कमाने का एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है। मैं अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर कोर्ट में ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंच गई थी उनको अरेस्ट करने के लिए। मैं जैसे ही राजेश के घर पहुंची तो मैंने अपने हवलदार से सबके हाथों में हथकड़ियां पहनाने के लिए कहा। मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर उन सबके पसीने छूट गए थे। राजेश का भाई कहने लगा कि ये क्या हरकत है, हमारे घर में घुसकर हमें अरेस्ट किया जा रहा है। आखिर हमने क्या किया है? मैंने उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाया और कहा कि मैं ऐसे ही तुम्हारे घर में नहीं घुसी बल्कि कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। मैं अभी बताती हूँ कि तुम लोगों ने क्या रुख किया है। मैं रसिका के पास गई और कहने लगी कि तुम लोग अपने घर की बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हो। वह नौकरानी जिसने रसिका को उसकी जेठानी की पूरी कहानी सुनाई थी कि किस तरह से इन्होंने उसकी जेठानी की जान ली थी और उस नौकरानी को भी हमने पुलिस स्टेशन बुलाकर उसे सारी पूछताछ कर ली थी। कहने लगे कि आप झूठ बोल रही हो, हमने किसी की जान नहीं ली। मैंने नौकरानी को बुला लिया था जिसने सबके सामने बात कबूल की थी कि हाँ, इन लोगों ने बड़ी भाभी की हत्या की है और यह उनको भी पैसों के लिए उनके मायके भेजा करते थे और छोटी भाभी के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मैंने कहा बस तुम लोगों के लिए इतने ही सबूत काफ़ी है। इसके अलावा सबसे बड़ा सबूत तो तुम लोगों के लिए मैं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितने शरीफ लोग हो। इन लोगों के घर में पुलिस को देखकर आसपास के लोग भी घर में इकट्ठा होने लगे थे और मोहल्ले वालों के बीच ये सारा तमाशा हो रहा था। मैंने कहा कि एक दिन तुम्हारे छोटे बेटे ने 1 करोड़ रुपए की जीत ठान ली थी और एक मामूली मजदूर के घर जाकर उसकी बेटी से शादी रचाने का वादा किया था, मगर उसके पिता ने 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त नहीं किया, इसलिए आपके बेटे ने उस आदमी पर हाथ भी उठाया था। बुजुर्ग व्यक्ति पर हाथ उठाने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में भी तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जितने भी अब तक के तुम्हारे आरोप हैं वो सारे ही आरोप मेरे सामने हैं। इतने में ही राजेश के पिता मेरे आगे हाथ जोड़कर आए और कहने लगी कि बेटा हमें छोड़ दो, बेटा कुछ ले देकर फैसला कर लेते हैं। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तो अपने बेटे से कहा था कि एक दिन हमारी बिटिया पुलिस ऑफिसर बनेगी, मगर इसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने उसके हाथ को पीछे की और कहने लगी कि कौन सी बिटिया, मैं तुम लोगों की बेटी नहीं हूँ। तुम्हें दूसरों की बेटियों का कोई दर्द नहीं है। तुम लोगों को तो बस दूसरों की बेटियों से अपना
फ़ायदा पूरा करना आता है और अपना लालच पूरा करना आता है। अब तुम लोग अपना लालच जेल में चलकर पूरा करना। उन लोगों ने काफ़ी हाथ पैर मारे। परिवार के लगभग सभी लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही हो, मगर मुझ जैसी आईपीएस ऑफिसर के आगे उन लोगों की कहाँ चली थी। मैंने रसिका को इंसाफ दिलाया और उसके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई थी। रसिका मेरी आभारी थी। इन लोगों को घर रसिका के हवाले कर दिया गया था और उसकी जेठानी के बुरे माँ बाप को और उसके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई थी। रसिका मेरी आभारी थी। इन लोगों को घर रसिका के हवाले कर दिया गया था और उसकी जेठानी के बूढ़े माँ बाप को ढूंढकर उनकी भी मदद की गई थी। मेरे माँ बाप को जब इस बारे में पता चला तो लोगों ने भी अपना सर पकड़ लिया था। मैंने कहा, बाबा, अगर आप मेरी शादी उन दिन राजेश के साथ करवा देते तो आज रसिका की जगह मैं लोगों के लालच का शिकार हो रही होती। आपने देखा था कि ऐसे लालची लोगों का लालच कभी भी पूरा नहीं होता। ऐसे लोगों को तो सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।